हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इंडियन इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले ही बता दे रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, ये चैप्टर भी शायद डिलीटेड है, ठीक है ना। तो नॉलेज पर्पज से आपको देखना है तो देख सकते हैं। मैं पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर को ना छोड़ूं। इन फ्यूचर आपको काम आ सकता है अगर आप इसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर, आपने सुना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर सुना है, सर्विस सेक्टर सुना है। ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे, ठीक है ना। अब चाहे वो एग्रीकल्चर हो, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है। ठीक है, तो ये हाई प्रायोरिटी था आपके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? तो एक्टिविटीज, सर्विसेज और फैसिलिटीज जो कि हमें जरूरत होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विस चलाने के लिए कि इकोनॉमी में, ठीक है ना। और ये तीनों सेक्टर के लिए जरूरी होती है, ये भी बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इट्स नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह देते हैं। अब याद करो चैप्टर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था एक डिफरेंशिएशन कि एक हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम किस में डिफरेंस देखेंगे? दो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, टाइप्स जो है, एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एसोसिएटेड विद एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इसको हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कह देते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है? इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमारी वो प्रमोट होती है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? एसोसिएटेड विद एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग। ठीक है, इससे क्या इंप्रूव होता है? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि ये दोनों की जरूरत हमें है। ठीक है ना, देख लो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी आपके इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोनों से ही होगा। ठीक है, अच्छा ये सवाल जब मतलब ये चैप्टर रहता था तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट होता था। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब ऐसे समझो कि जैसे अगर मान लो मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, एजुकेशन, ठीक है ना, तो भाई यहाँ कम्युनिकेशन की जरूरत है, ठीक है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इन सब चीज की जरूरत है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, वैसे ही इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सोशल। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, जो डिफरेंट पोल्स हैं, एनटीपीसी है, इलेक्ट्रिसिटी है, नॉलेज ही नहीं होगा, एजुकेशन ही नहीं होगा तो आप ये सीखोगे कैसे? ठीक है ना, तो इसीलिए कहा जाता है दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, इंक्लूडेड रहता ही है, जरूरी ही है। सप्लीमेंट्री मीन्स एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का? इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट है फैसिलिटेट्स फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है ना, इकोनॉमी को फंक्शंस प्रोवाइड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपका डिपेंड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसिलिटीज पे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या सर्विस सेक्टर हो। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए यानी कि जो भी आपके मॉडर्न एग्रीकल्चर हैं, जैसे रोड, रेलवेज हो गए, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब की इंडस्ट्री लगती है, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है, तो इन सब के लिए जो बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, ये सब बनेंगी, तो ये सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होता है। ठीक है ना, जैसे स्कूल्स के लिए हम बिल्डिंग बना रहे हैं, या फिर मान लो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे अभी ईवी चला हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो और एक बात और ध्यान रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ चलता है। ठीक है ना, यानी जैसे जैसे आपके कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर राइज होगा वैसे वैसे आपके कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी राइज होगा। यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है, ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। आप जितने भी डेवलप कंट्रीज देखेंगे ना, वहाँ सभी जगह आपको रोड, ब्रिजेस काफ़ी अच्छे अच्छे दिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन बना दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों साथ ही साथ चलते हैं। ठीक है, गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना, अगर वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो उससे क्या होगा? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा। जैसे कि अगर हम इंप्रूवमेंट करते हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में, तो उससे क्या होगा? मॉर्बिडिटी,
रिड्यूस होगी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है इलनेस, बार बार जो लोग बीमार पड़ते हैं छोटे मोटे चीज़ों के वजह से, गंदगी के वजह से, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हमने वाटर सप्लाई और सैनिटेशन पे ध्यान दिया, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर रहा है। हम कम बीमार पड़ेंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, तो जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो उससे बहुत लोगों को रोजगार भी मिलता है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड्स हो गया, रेलवेज बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के वो बना रहे हैं, प्लांट्स बना रहे हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। ठीक है ना, अब जैसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है, जैसे खासतौर पे आउटसोर्सिंग वर्क, यानी हम किसी फॉरेन कंट्री का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में बीपीओ हो गया, नॉलेज प्रोसेसिंग हो गया, कॉल सेंटर्स हो गया, ठीक है ना, या आईटी सपोर्ट सिस्टम ओवरऑल हम कह सकते हैं। तो उससे भी क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया होगा, सिस्टम्स लगाए होंगे जिसपे लोग बैठ के, इंडियंस लोग जो है फॉरेन्स का काम करेंगे। ठीक है, तो ये लेकिन थोड़ा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो गया। नेक्स्ट है, जैसे अभी देखो उतना शायद आप लोग को समझना है, जैसे अब डाटा सेंटर्स चल रहे हैं, डाटा सेंटर्स वेरियस प्लेसेस पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, डाटा को स्टोर वगैरह करने के लिए, उसमें भी फिर इंडिया में अगर ये सब बनता है तो यहाँ के लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, एनर्जी का क्या है भाई, ये एक पॉजिटिव रिलेशन है किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ और डिमांड फॉर एनर्जी में। एग्जांपल देता हूं, जैसे जैसे डिमांड फॉर एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना, ये वाला देखो, जैसे जैसे डिमांड फॉर एनर्जी बढ़ती है आपके कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है ना, अब देखो जब कंप्यूटर नहीं था तो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हो रही थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अदर चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, होती है, मैं बस एक छोटा सा बताता ना, एक पार्ट के थ्रू आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। अब सब कोई कंप्यूटर रखे तो कंप्यूटर से कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, उससे उनकी अर्निंग बढ़ रही होगी, लैपटॉप यूज होने लगा, फोन यूज होने लगा। ठीक है ना, हम स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन्स यूज करने लगे। ठीक है, देखो फिर मैं बता रहा हूँ, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, अगर आपको इन सारी चीज़ों का जानकारी चाहिए होगा तो मेरे को एक बस मैसेज कर दोगे, मैं बता दूंगा। बट याद रखना, टेक्नोलॉजी बना है हमारे यूज़ के लिए, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ हो जाए ये बात सही नहीं है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करने लगे ये भी सही नहीं है। तो याद रखना है, फ़ोन का एक पर्पस है, वो पर्पस फुलफिल बस होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। लोग दिन दिन भर रात रात भर उसी में घुसे हुए हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी कंट्री में देखा जाता है डिमांड फॉर एनर्जी बढ़ रहा है अगर, तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का सब यूज कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, सब जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे जैसे एनर्जी का डिमांड बढ़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी बढ़ती है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर घटेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नीचे जाएगा, और इंडिया में देखोगे तो वो बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट है, अब सोर्सेज क्या हैं, तो एक हो गया आपका कॉमर्शियल एनर्जी और दूसरा हो गया नॉन कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो क्या करता है, आपसे एक कमांड, मतलब एक प्राइस कमांड करता है। ठीक है, और यूजर्स को पे करना पड़ता है वो प्राइस। ठीक है, जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, और ये जनरली कैसे हैं, जनरली ये एग्जॉस्टिबल इन नेचर है, यानी खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, सिर्फ एक हाइड्रो पावर को छोड़ के। ठीक है, सोलर पावर भी हो सकता है, तो हाइड्रो पावर, सोलर पावर को छोड़ के जनरली जितने भी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं ना, वो सब जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं, जैसे आपके घर में ही इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी बन कैसे रहा है, वो कोल वाले सिस्टम, एनटीपीसी के सिस्टम से ज्यादातर हमारे देश में एनर्जी आती है, तो हमको प्राइस पे करना होता है, और वो क्या है, कोल कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाएगा एक दिन। नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी डू नॉट कमांड ए प्राइस, ये प्राइस कमांड आपसे नहीं करता है। जैसे फायरवुड, लकड़ी जला रहे हो, एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है, इसे जला के आप खाना पीना जो भी बना रहे हो अपना, तो इससे इसका आपको प्राइस पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, और जनरली ये क्या है, रिन्यूएबल इन नेचर है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिला हुआ है बाय नेचर और फॉरेस्ट, जो भी आपके ये फायरवुड, लकड़ी जलावन बोलते हैं गाँव वगैरह में। ठीक है, कॉमर्शियल ऐसे भी याद रखोगे ना, कॉमर्शियल है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है ना, पैसे की बात हो रही है, कॉमर्शियल। नॉन कॉमर्शियल जहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, एनर्जी को फिर दो में किस में बांटा गया है, ठीक है ना, कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है ना, तो कन्वेंशनल सोर्स में क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी यूज सिंस लॉन्ग, बहुत सालों से हम यूज कर रहे हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं,
और ये नॉन रिन्यूएबल इन नेचर है, यानी रिन्यू नहीं होंगे, एक बार खत्म हो गए तो हो गए। जैसे आपका कोल हो गया, ऑयल हो गया जिसको पेट्रोलियम वगैरह कह रहे हैं, ठीक है। अब याद रखना इसी कन्वेंशनल के अंदर ना आपका ये दो पार्ट बन जाता है, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब ये है जो काफी पुराना है, नॉन कन्वेंशनल यानी कि ये हमने यूज करना भी रिसेंटली सीखा है, ठीक है ना। इसको हम स्टोर करने में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, ठीक है। और जनरली ये क्या है, रिन्यूएबल इन नेचर, ठीक है ना, रिन्यू हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कंजप्शन पैटर्न ऑफ एनर्जी इन इंडिया, यानी इंडिया का जो कंजप्शन पैटर्न है, ठीक है ना, एनर्जी को लेके वो क्या है वो देखते हैं। तो कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन देखा जाए तो क्या है, 74% है, यानी 100% में 74% हम लोग कमर्शियल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। इससे कोल से आ रहा है 54%, ऑयल से आ रहा है 32%, नेचुरल गैस से आ रहा है 10% और हाइड्रो पावर से आ रहा है 2%। नॉन कमर्शियल यूज यानी बाकी का 26%, फायरवुड हो गया और काउडंग हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन, पावर जनरेशन का सोर्स क्या क्या है। तो थर्मल पावर का देखें तो पावर जनरेट जैसे कोल का यूज, ऑयल, नेचुरल गैस का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और इंडिया में 67% है, लेकिन ये 2016 के अकॉर्डिंग डाटा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में देखा जाए तो पावर जनरेट होता है, वाटर जो होता है, मैंने तो इसमें क्लास 10th में प्रोजेक्ट भी बनाया था, 10th में या 9th में, कि ये डैम है, डैम से पानी गिरा, ये टरबाइन होता है, ठीक है, ऐसे टरबाइन होगा, पानी इस पे गिरता है, टरबाइन नचता है, ठीक है, फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये ट्रांसफर होता है, फिर उससे हम डिफरेंट ग्रिड पैटर्न में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के पास हाई डैम्स बनाए जाते हैं। अरे ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक कर लेना आप लोग, ये चीपेस्ट है, ठीक है ना, चीपेस्ट अमंग ऑल थ्री, ये तीनों में सबसे चीपेस्ट यही है हमारा हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल है और पॉल्यूशन भी सबसे कम होता है। ये हमारे देश में कितना है, 13.60%। नेक्स्ट है न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। तो ये पावर जनरेट होता है जो भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं ये। इकोनॉमिकल है, लॉन्ग टर्म, यानी आज आप सेटअप करोगे जितना पैसा लग जाएगा तो आपको अभी ये उतना फायदा नहीं देगा, लेकिन 30 सालों में, 40 सालों में जब आप चेक करोगे कि कितना मैंने लगाया और कितना मैंने पाया, तो उसमें ये ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो चीपेस्ट है। तो इससे हम जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वो 2.10% लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस इन पावर सेक्टर, यानी पावर सेक्टर में चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं वो देखते हैं, एक सेकेंड। फर्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है ना, यानी ये सफिशिएंट नहीं है कि जो इकोनॉमी, जैसे हमारी इकोनॉमी 7 से 8% में बढ़ रही है, और उस हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे जैसे डिमांड की एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से जो डिमांड होनी चाहिए एनर्जी की वो इंक्रीज नहीं हो रही है, तो हमें करना होगा। नेक्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कि ऑलरेडी जो हमने इंस्टॉल्ड कर रखा है वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी खराब जा रहा है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है, यानी कि बहुत तरीके के लॉसेस होते हैं, आप लोग गांव वगैरह में रहे हैं तो सुने होंगे टोका फंसा लेना, वो जो वायर टेक के फ्री में वो काम चलाते हैं, खास तौर पे रोड साइड जो लोग होते हैं, तो पावर की चोरी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो रही है, ठीक है ना। फ्री सप्लाई ऑफ पावर टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम फ्री सप्लाई देते हैं, वो लोग दिन रात मोटर चला के रखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो हैं उनको उतना फायदा नहीं हो पा रहा है, यानी जितनी की वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उतना भी पैसा उनके पास नहीं आ रहा है, और देखो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। ऐसे समझो, मान लो मैं एनटीपीसी का एग्जांपल लेता हूँ, ये कोल है मेरा, कोल इंडिया के भी शेयर्स हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो ये कोल है, मान लो 100 रुपए का कोल हमने एनटीपीसी को दिया, ठीक है, 100 kg नहीं है, 100 रुपीज के बराबर है, ठीक है, जितना भी हो, एग्जाम्पल है बस। ये एनटीपीसी को दिया, एनटीपीसी ने भी क्या किया, 200 रुपए के बराबर इसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दी कंज्यूमर्स को,
अब बहुत सारे कंज्यूमर ने पे किया है और बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर ली। अब हुआ क्या, इसको जो कंज्यूमर ने पे किया वो पे किया है 150 रुपये ही, 50 रुपए की चोरी हो गई। अब इसको भी लौटाना है पैसे, इनको तो 150 ही मिले, 100 रुपए का पोल खरीदा है तो 100 रुपए इसको लौटाना है, तो एनटीपीसी के पास 85 रुपये बच गया। अच्छा, बार बार इनका भी जो मशीन्स वगैरह होता है वो खराब होते रहता है, उसको भी चेक करना है। तो ऑलरेडी तो आप 50 के लॉस में हो, तो आप उसको कैसे देख रेख करोगे? फिर उनकी सैलरीज, मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग, वर्कर्स, ये सब काम करते हैं, उनका पेमेंट तो चलो भारत सरकार कर दे रही है क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं तो ये जब लॉस कर रहे हैं तो ये कंपनी तो प्रॉफिट्स में नहीं जाएगी, या तो कोल इंडिया लॉस में जाने लगेगा या एनटीपीसी हमारा लॉस में जाने लगेगी। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। नेक्स्ट है, इसीलिए ये सब फिर बना आपका जो प्रीपेड मीटर वगैरह है, कि आप नहीं 6-6 महीना तक आप बिजली ही बिल नहीं पे कर रहे हो, तो अब प्रीपेड मीटर है, 5 दिन भी आप लेट करोगे आपका घर का और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगा आप खुद पे करोगे तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स, ठीक है ना। थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उनके पास इनपुट्स की कमी होती है, जो रॉ मटेरियल है या कोल सप्लाईज है, क्योंकि कोल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अच्छा, कोल भी फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी ये गवर्नमेंट के ही अंडर में है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स बहुत कम है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में ही है। लैक ऑफ पब्लिक कॉपरेशन, ठीक है ना, जैसे ही मान लो थोड़ा सा भी पैसा बढ़ाया जाता है तो अनरेस्ट हो जाता है, मतलब जनता के बीच में। दूसरी बात क्या है ना, कि एक बात याद रखना है कि देखो गवर्नमेंट कंपनी, कौन सी गवर्नमेंट क्या करनी है अभी ये सब तुम्हारा सोचने का काम नहीं है, ठीक है। जिस लेवल पे सोच सकते हो उतना ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको, ठीक है ना। कौन सी गवर्नमेंट ने क्या किया, कैसे किया, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जनरली मैं बताना क्या चाहता कि देखिए जो भी गवर्नमेंट कंपनी है ना इंडिया में, उनका काम है सोशल वेलफेयर करना, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने का उनका कभी मोटिव नहीं रहा है, ठीक है ना। नहीं तो वो 5 रुपए की बिजली को 50 रुपए में भी बेच सकते हैं, वो बहुत कम चार्ज करते हैं, ठीक है ना। हमें आपको लग सकता है कि भाई 8 रुपए 7 रुपए हम दे रहे हैं यूनिट पे, लिटरली अदर कंट्रीज के कंपेयर में आप देखोगे तो ये कम ही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, अगर उसमें 1-2 रुपए की बढ़ोतरी हो जा रही है तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी ही डूब जाएगी। देखो कल फिर वो ज़्यादा लॉसेज में जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, उसको प्राइवेट बना देंगे, और प्राइवेट वाले पैसा नहीं छोड़ते हैं, ये बात याद रखना। गवर्नमेंट वाला तो छोड़ भी देता है, बहुत तरह का इसमें इलीगल वर्क भी होता है, सब लोग जो टोका फंसा के काम कर रहे हैं, प्राइवेट वाले एक बार घुस गए ना, आप 1 रुपया भी बचा नहीं पाओगे। और उन लोगों का पावर चोरी होगा ना, वो तुरंत जाके चेक करेंगे। अभी तो क्या है, गवर्नमेंट वर्क है, ठीक है, कोई चोरी कर रहा है, एप्लीकेशन दिया गया, बाद में जाके वो चेकिंग होती है, कभी कभार ही चेकिंग होती है, ये सिस्टम रहता है। प्राइवेट वाले में तो 2,000 रुपये पे आदमी वो लोग लाएंगे और बोलेंगे कि जाके हर 1 महीने में जाके चेक करके आओ, कोई इलीगल पावर यूज़ तो नहीं कर रहा है, किस एरिया में ज़्यादा पावर का कंजप्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, वहाँ जब इंडस्ट्री नहीं है तो इतना पावर क्यों यूज़ हो रहा है, तुरंत चेकिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस, यानी अभी जो हमने चैलेंजेस पढ़े क्राइसिस के बारे में, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इंप्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर, पीएलएफ कहते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके से बस ऐसे समझ के चलो ना कि एनटीपीसी जो है आपका थर्मल पावर, उसमें ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। जैसे तुम्हें मैं बताता हूँ, जैसे तुम अभी एकदम एक्टिव हो, ठीक है ना, सुबह के 5 घंटे तुम एक्टिव हो, बाद में तुम्हारा जो दिमाग है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस काम करने लगता है, फिर शाम में तो एकदम पूरा ही लो हो जाता है, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है, कोई लेक्चर कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो उसी तरीके की बात हो रही है कि बहुत सालों से एनटीपीसी सेटअप है, धीरे धीरे उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है ना, तो हमें उसको ठीक करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, यानी जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट जो हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं उसमें जो लॉसेज आ रहा है उसको कंट्रोल करना होगा। इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है ना, कि जो भी थर्मल पावर अंडर यूटिलाइज है, यानी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जितना इलेक्ट्रिसिटी उनको बना के देना चाहिए उतना दे नहीं पा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दिया जाए कि वो प्रोडक्टिव तरीके से काम करे, ठीक है ना। प्रमोट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इसमें भी प्राइवेट सेक्टर कुछ काम, सब नहीं तो कम से कम कुछ काम में प्राइवेटाइजेशन लाया जाए।
इनकरेज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है ना। जैसे गांव नहीं बोल सकता, लेकिन बड़े बड़े जो गांव हैं वहाँ पे बायोमास प्लांट लगाया जाए, सोलर प्लांट, सब लोग अपने घर पे, ऐसे तो ये चल भी रहा है योजना, ठीक है ना। आपको बहुत सब्सिडी मिलेगी अगर आप सोलर प्लांट अपने घर के ऊपर लगाते हो, और लगाना ही चाहिए। तुम ये नहीं सोचो कि सरकार क्या आपको सब्सिडी दे रही है नहीं दे रही है, वो बात की बात है। आप ये सोचो कि कोई चीज नेचुरल है, उससे हम बिजली बना पा रहे हैं, और बदले में जैसे देखो, तुम 100 यूनिट मान लो सरकार से ले रहे हो, जो तुम्हारे घर में बिजली आती है, और मान लो पर यूनिट दाम है 7 रुपया, और तुम्हारे घर में 100 यूनिट खर्चा है हर महीने, तो 700 रुपये तुमको बिजली बिल देना है। तुम सोलर प्लांट लगा लोगे तो मान लो फिर अभी भी तुम्हारा 100 यूनिट उठ रहा है, 40 यूनिट मान लो तुम्हारा सोलर से वो खपत हो जा रहा है, तो कम से कम अब जो है 400 रुपया तुम्हारा बच गया, है ना। अब 300 ही रुपया तुमको बस बिजली बिल देना पड़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल। इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिवर्स, इतने सारे रिवर्स हैं, तो हमें, हमारे पास ऑलरेडी रिवर्स बहुत है, तो हमें अपना हाइड्रो पोटेंशियल है उसको बढ़ाना चाहिए। अदर मेजर्स क्या हैं, जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाए, R&D डिपार्टमेंट यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये, और इंडिया से हम किस तरीके से एनर्जी का अच्छा, जैसे देखो, ऐसे ये लास्ट टॉपिक है, इसमें मैं बताऊंगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारे पास अभी फिलहाल टेक्नोलॉजी है, फॉरेन कंट्रीज में विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ क्या चल रहा है, उस टेक्नोलॉजी को या तो खरीद के या सीख के हमें अपने कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब याद करो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक चैप्टर पढ़े थे, उसमें एजुकेशन के बारे में पढ़े थे, ठीक है, उसमें एजुकेशन के बारे में पढ़े थे, और इसमें पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्या है, हेल्दी कौन है भाई, तो जो फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग है, सिर्फ डिजीज का ना होना हेल्दी नहीं कहलाता। जैसे मान लो कोई पर्सन है, फीमेल मेल कोई भी है, वो बोलते हैं भाई मैं बीमार नहीं पड़ता तो मैं हेल्दी हूँ, नहीं। हो सकता है वो बच्चा किसी से बात ही नहीं करता हो, बहुत कम बोलता हो, ना दोस्त यार से, ना मम्मी पापा से, किसी से ना ऑनलाइन कहीं किसी से बातचीत हो रही है, तो ये हेल्दी नहीं है। क्यों? कि हो सकता है ये फिजिकली एक्टिव है, मेंटली भी एक्टिव है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाता है, लेकिन ये सोशल नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है, इसको हेल्दी आप नहीं बोल सकते, ठीक है। बहुत सारे, बोलना नहीं चाहिए, बट ये काफ़ी क्रेज रहता है, खासतौर में देखा जाता है गर्ल्स में, कि वो काफ़ी थीनर रहती हैं, पतली रहती हैं, या क्या बोलते हैं उसको, डाइटिंग पे लोग रह रहे हैं। डाइटिंग अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता, लेकिन फिजिकल फिट होने का पैरामीटर नहीं कि आप बस पतले रहो, है ना। फिजिकल एक्टिव होने के पैरामीटर्स और भी हैं, आप रनिंग कर पाते हो या नहीं, आप स्किपिंग कर पाते हो नहीं, कि अगर आपको सर्टन वेट दे दिया जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 200 केजी का आप स्क्वाट मारना है, लेकिन मान लो 50 केजी, 20 केजी, अलग अलग एज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग उम्र के लड़के लड़कियां, लड़कियां में थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ कम रहता है, तो उस हिसाब से आप कम से कम कुछ वेट उठा के घर के 2 मंजिले तक आप अपना सामान लेके जा सको, ये सब फिजिकल फिटनेस में आता है। सिर्फ आप बॉडी आपका पतला है और आप ठीक ठीक दिख रहे हो, ये फिजिकल पैरामीटर नहीं है। मेंटली आप कुछ कैलकुलेशंस कर पा रहे हो या नहीं, मेंटली चीज़ों को याद रख पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि आज क्या है, आपको एक स्टोरेज दे दिया गया है। आप भूलो मत, आप पैदा हुए हो, आपके पास ऑलरेडी ब्रेन आपको मिला है, जो कि हजारों हजार जीबी सेव रख सकता है। हर चीज़ फ़ोन में, लैपटॉप में सेव रखोगे, तो फिर ब्रेन में क्या याद रखोगे। वो एक मेरे पुराने कोई मतलब मैं जब क्लास 8 9 में था, तो एक टीचर ने एक बात कही थी कि जो चीज़ यहाँ सेव हो गई है ना अच्छे से, तो फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं नोट्स में भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं उतना ही आपके लिए तो मैं नोट्स में ज़्यादा लिख दे रहा हूँ। न तो मैं जितने भी नोट्स बनाता था, जो चीज़ एक बार में पढ़ के समझ में आ गई या याद रह गया, फैक्ट्स को मैं लिख लेता था, जैसे ये चीज़ इतने इश्यू में हुई, या ये पॉइंट है, या जैसे सोलर प्लांट से हमें इतना एनर्जी, ये लिखने वाली चीज़ है। लेकिन सोलर एनर्जी क्या है, अब जब मेरे को समझ में आ गया, याद रहेगा, तो मैं लिखूंगा नहीं उसको। तो जो चीज़ याद है, अब जैसे 2 2 से क्या होता है, 4 होता है, अब इसको तुम कॉपी में कभी लिखोगे नहीं, क्योंकि याद है ये, ठीक है ना। तो ये सब चीज पे ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, यानी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सेज, बेड्स, मेडिसिन इक्विपमेंट्स,
प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट, यानी सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जरूरी नहीं है, ये सबको एक्सेसिबल होना चाहिए, नहीं सब लोग इसका यूज कर सकें, ठीक है ना, अवेल कर सकें इस चीज को, ठीक है। तो हमारे इंडिया में 3 टायर सिस्टम होता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है ना, ऐसे देखा है ना 3 टायर, वो 3 टायर। फर्स्ट क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, एजुकेशन रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स दिया जाता है, मेथोडोलॉजी ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल, यानी जैसे कोई बड़ी बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करवा दिया गया, बता दिया गया कि अभी आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आप बड़े अच्छे जगह पे जाके इसका इलाज करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेस होते हैं ना, यहाँ पे इतनी बड़े मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, कि इलाज हो सके। यहाँ क्या क्या होता है, जैसे मैटरनल एंड चाइल्ड केयर जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकती हैं, इम्यूनाइजेशन हो सकता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं इम्यूनिटी के लिए, तो वो हो सकता है। और इसी को 3 में बांटा है, एक है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHC, दूसरा है कम्युनिटीज हेल्थ सेंटर CHC, तीसरा है सब सेंटर्स SC, ठीक है ना। ये कहाँ होंगे, विलेजेस में या स्मॉल टाउन्स में, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन रहते हैं, एक डॉक्टर, नर्स और कुछ मेडिसिन होते हैं, जिससे रिलेटेड काम हो रहा है उससे रिलेटेड मेडिसिन होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सेकेंडरी हेल्थ केयर। ये क्या है, ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पे सर्जरी भी हो सकती है, आपका ECG भी होगा, और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलते हैं। ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, जो कि बड़े बड़े टाउन्स में होता है, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। थर्ड होता है टर्शरी हेल्थ केयर, ये एडवांस हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पे आपको इक्विपमेंट, बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी डिजीजेज होते हैं उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, और यहाँ पे क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन भी दिया जाता है और रिसर्च भी होता है, जैसे एग्जाम्पल में आपका एम्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर मैं बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बिहार में भी एम्स है, और आपका जैसे PMCH हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे PMCH में देखोगे तो पढ़ाई भी हो रही होती है और इलाज वगैरह भी चल रहा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है वो देखते हैं। मोर देन 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया रन बाय प्राइवेट सेक्टर, सोच लो 70% से ज्यादा अभी भी जो चला रहे हैं वो कौन चला रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर। और देखो प्राइवेट का मतलब है प्रॉफिट, ठीक है, तो उन्हें तो अपना प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, इसलिए सब लोग एम्स की तरफ भागते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहाँ इलाज काफ़ी सस्ता है, ठीक है ना, सब लोग तो अमीर है नहीं। 2/5 या बाई 5 बेड्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। देखो मज़ेदार बात मैं आपको यही बताना चाहता हूँ ना, एक देश को, एक अच्छा देश है वो डेवलप होगा कि नहीं होगा, अगर कंट्री को देखना है तो 2 पैरामीटर खास तौर पे होते हैं, एक होता है एजुकेशन, दूसरा होता है हेल्थ, तीसरा मैं डाल दे रहा हूँ अपने मन से, जितनी भी मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की है, जितने भी बुक्स पढ़े हैं उस हिसाब से वुमेन्स सेफ्टी या वुमेन्स के राइट। अभी जान रहा हूँ माहौल ऐसा चल रहा है कि इस बारे में बोलना खतरनाक है, बट इन रियल देखा जाए तो वुमेन्स की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, अगर राइट्स की बात ना भी करो तो वुमेन्स सेफ्टी। तो इन 3 चीज जहां आपको सही दिखते हैं वो कंट्री काफी डेवलप आपको दिखती है, ठीक है। मजेदार बात क्या हुआ ना, कोविड में हमें इन दोनों की सच्चाई तो दिख गई, एक तो एजुकेशन की और एक हेल्थ की। हेल्थ की कैसे दिख गई, यही जो बेड्स हैं, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उतने बेड्स भी नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। एजुकेशन में देखे तो पूरी पढ़ाई ठप हो गई थी, सबको ऐप्स बनाने पड़ रहे थे ऑनलाइन, गूगल करके था ना वो, गूगल मीट से पढ़ाई हो रही थी, उसमें भी बहुत तरीके के एरर्स आ रहे थे, ठीक है। तो कोविड ने सच्चाई दिखा दी एजुकेशन और हेल्थ की, उसके बाद भी हम सुधरे नहीं हैं, ठीक है ना, कि इन दोनों पे सच में हमें ध्यान दे के इन चीज़ों को सही करना चाहिए, अभी भी हम सुधरे नहीं हैं, ठीक है। और ये तो भाई इसके बारे में क्या ही बोलना। चलो नेक्स्ट है 60% ऑफ डिस्पेंसरीज, यानी दवाइयाँ वगैरह जहाँ आपको मिलती है वो भी किसके द्वारा चलाई जा रही है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर क्या है, एक डोमिनेंट रोल मतलब शो कर रहा है मेडिकल एजुकेशन में और ट्रेनिंग में। अब भाई सबका तो गवर्नमेंट है, वो जो एम्स होता है, नीट का एग्जाम देते हैं, सबका तो होगा नहीं, बाद बाकी लोग कहाँ जाएंगे, चलो ठीक है दोबारा अटेम्प्ट ले लिए, लेकिन अगर वही बनना है तो आपको प्राइवेट कॉलेज जाना होगा, और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस काफ़ी हाई होती है।
नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया ग्रो इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी मेजर रेगुलेशन। तो रेगुलेट करने वाला यानी रोक टोक लगाने वाला ज़्यादा कोई है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ रोक टोक लगाई जाती है लेकिन ज़्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स, ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाया जा सकता। सम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स आर नॉट इवन रजिस्टर्ड, उसको हम, अच्छा ये है क्वैक्स, क्या बोलते हैं इसको, क्वैक्स। कौन है ये रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स नहीं है, मतलब इनको कहीं से वो लीगलाइज वो नहीं मिला है कि आप प्रैक्टिस करो। लेकिन ये जैसे गांव वगैरह में नहीं होता है, नस पकड़ते हैं या जो छोटे मोटे दुकान खोल के डॉक्टर वो इंजेक्शन भी दे रहे हैं, उनके पास ऐसा कुछ लीगल है नहीं कि वो प्रैक्टिशनर्स हैं, आप इंजेक्शन वगैरह दे सकते हो, लेकिन वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो देखो इसमें पॉजिटिव बात भी देखी जा सकती है कि एक तो गलत है, मैं भी मानता हूँ गलत है, लेकिन तुम ये बताओ कि कोई भी बड़े आदमी बड़े डॉक्टर क्या गांव में जाके इलाज करना चाहते हैं? नहीं, क्यों? पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो वो जाएंगे नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो अब जिसका सिलेक्शन हुआ वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहेंगे, ठीक है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखोगे तो तुमको शहरों में ज़्यादा मिलेंगे, गांव में नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ उतना बिजनेस नहीं है, उतना पैसा नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है ना। पॉपुलेशन जैसे जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, अब हर कोई कंपटीशन भी नहीं झेल सकता, इसका भी बात समझो आप, और दिमाग में थोड़ा अप्लाई करना, आपके काम भी आ सकता है। आप इकोनॉमिक स्टूडेंट हो, आप सोचो जैसे मान लो ये पटना ही है, आपके पास मान लो पैसे हैं कि आप हॉस्पिटल ओपन करना चाहते हो, आप पटना में ही क्यों चाह रहे हो? आप अपने गांव में करो। गांव में नहीं तो गांव का जैसे एक होता है ना कि उस एरिया का भी एक सिटी कहलाता है, जैसे मुजफ्फरपुर सिटी हो गई, या जो भी आपके गांव का मेन बाजार होगा वहां एक हॉस्पिटल ओपन कर दो। अगल बगल के 50-100 जो छोटे छोटे गांव है ना, वो वहीं पे, तो वहां पे भी एक अच्छी भीड़ बनी रहेगी, ठीक है। इस चक्कर में नहीं कि नहीं मैं ऐसे प्लेस में जाऊंगा जहाँ कंपटीशन एकदम हाई हो, कोई जरूरत नहीं है कंपटीशन करने की, ठीक है। ये सब कुछ लोगों ने मिलकर बस बना दिया है हवा टाइप का, जिससे चीजें, अच्छा हो सकता है कंपटीशन आप झेल ना पाओ, आपका अर्निंग ना है, आपको डॉक्टर्स को सैलरी देनी है, आपको नर्सेस को पे करना है, आप उतना बिजनेस कर नहीं पा रहे हो फिर। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि हम वहीं जाके ओपन करेंगे, आप एक अच्छा एरिया ढूंढो, अच्छा प्लेस ढूंढो, देखो वहाँ पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो, आप वहाँ पे भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, वो चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। भाई ये मेडिकल टूरिज्म क्या है सर? ऐसे तो टूर सुना था, तो क्या है, हेल्थ सर्विसेज जो इंडिया का है वो तो चीपर है। अब क्या होता है, फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स आए, सर्जरी कराए, लिवर ट्रांसप्लांट कराए, क्यों? क्योंकि ये सब सस्ता में हो रहा है। तो 2016 के अकॉर्डिंग देखा गया तो 2,01,000 यानी $500 बिलियन हमारे कंट्री में आया, क्योंकि इन लोगों ने इलाज कराया। अगर हम और अपग्रेड करें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो चांसेस है कि और बहुत सा, अच्छा एक बात सोचने वाली भी तो है ना कि फॉरेनर्स यहीं आके इलाज क्यों कराए, अपने कंट्री में करा ले, क्योंकि वहां पे खर्चा बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। अमेरिका वगैरह में भी मत सोचना, वहाँ इंश्योरेंस कराना पड़ता है, ठीक है ना, डेवलप तो है वो, लेकिन वहाँ इंश्योरेंस करा के रखना पड़ता है, नहीं तो हॉस्पिटल्स आपको खा जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गए तो 30 लाख 40 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया आपका, इलाज में लग जाएंगे उतने। तो इसीलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम अपना यहाँ का जो गवर्नमेंट वाला है अगर उसको अपग्रेड करें तो बहुत सारे फॉरेनर्स भी आएंगे और यहाँ के भी लोग, बहुत सारे लोग इलाज कराएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक है आईएसएम। आईएसएम क्या है भाई? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, जिसको हम आयुष कहते हैं। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड हेम्योपैथी। तो ये सब तो आप सुने ही है। नेचुरोपैथी आपने वो मूवी देखी होगी, कौन है वो, विजय देवरकोंडा की एक मूवी है। इसमें क्या होता है ना, नेचर्स के बहुत अच्छे से जो खास तौर पे यूज होता है, जो लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं या पास्ट को लेके किसी चीज से वो काफी ज्यादा परेशान है, तो नेचर से उनको, अब वो नेचर में भी जाना नहीं चाहते। एक होता है ना कि ठीक है नेचर में ले जाके, देखते होगे बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, काफी टफ लाइफ वो जीते हैं, बहुत हार्ड तरीके से काम करते हैं, तो वो अपना वो फार्म हाउस टाइप का बना के रखते हैं, वो एकदम भीड़ भाड़ से कहीं साइड में जाके निकल जाते हैं अपने दिमाग के शांति के लिए, ठीक है ना। तो यही डिप्रेशन वगैरह में कुछ लोग चले जाते हैं, तो उनको नेचर्स के साउंड सुनाए, मतलब सुनाए जाते हैं, जैसे झरना का, फॉरेस्ट का, वो चिड़िया की चिचियाहट जो होती है, ये सब सुना के उनको हील किया जाता है, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं हमारे ही देश में, मतलब बोल सकते हैं इनका ओरिजिन रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो 3,167 आईएसएम हॉस्पिटल्स हैं
2600 डिस्पेंसरीज हैं, 7 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है ना। ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि इन सबको अगर मिला दो ना तो लगभग 90 to 95% जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जगह देखोगे ना, या आप लोग भी सुनते होगे कि कुछ डिजीजेज हैं जो जो आप जिसको बोलते हैं अंग्रेजी दवा, इंग्लिश मेडिसिन, उससे ठीक नहीं हो रहा है। वो आयुर्वेदा की तरफ जाओगे तुरंत ठीक हो जाता है। कुछ चीज़ ऐसे ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि या तो उसका सर्जरी करना पड़ेगा, पता चला आप योगा किए तो वो ठीक हो गया, ठीक है। हेम्योपैथी बच्चों के लिए सबसे बढ़िया यही रहती है, क्योंकि इंग्लिश दवा का हमें तुरंत आदत नहीं लगाना चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए होम्योपैथी दवाई काफ़ी अच्छी रहती है, मीठी मीठी गोली रहती है, उसमें हल्का सा बस लिक्विड डाल दिया, ठीक हो गया। तो ये इफेक्टिव है, सेफ है, और एक्सपेंसिव भी क्या है, नहीं है। लिटिल एफर्ट्स अगर हम दें और फ्रेमवर्क तैयार करें, क्या इसका एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन का, ठीक है ना, कि भाई पहले तुम ये पढ़ोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा करके हम तैयार करें। रिसर्च इसमें काफ़ी इंक्रीज करें हम, कि और कोई बीमारी, जो बड़े बड़े बीमारियां हैं, क्या इसमें भी उसका इलाज हो सकता है या नहीं, जैसे आयुर्वेदा में होगा कि नहीं, होम्योपैथी से क्या हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो ये कब होगा, जब हम रिसर्च से पैसा खर्च करेंगे, तभी ये चीज़ हम फाइंड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूरल अर्बन डिवाइड, ठीक है ना, या पुअर रिच डिवाइड, जो भी आप कह सकते हो। अब रूरल एरियाज में देखा जाए, नॉट हैव सफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वही हॉस्पिटल्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, लेड टू डिफरेंसेस इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल। लेकिन देखो अजीब बात क्या है, जहां हॉस्पिटल्स कम है, जहां हॉस्पिटल्स क्या है, कम है, वहां के लोग ज्यादा फिट हैं, और फिट भी हैं, इंडिया के मैं कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, फिट भी ज्यादा है, और वो ज्यादा लाइफ जीते भी हैं, जो लंबी उम्र बोलते हैं वो इनकी ही है। और जहां हॉस्पिटल्स ज्यादा हैं, वहां के लोग फिट भी नहीं है, और उनकी लाइफ जीने की जो कैपेबिलिटी है वो भी बहुत कम है। अब गांव में रेयर, पहले तो एकदम ही नहीं था, लेकिन अब कहीं कहीं पर सुनने में आता है कि हार्ट अटैक आ गया। लेकिन शहर में बताओ, हर तीसरे घर में दिखता है कि भाई हार्ट अटैक एक सर्टेन एज के बाद आ जा रहा है। और अब तो मजेदार बात यह है कि छोटे उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक्स आ जा रहे हैं, ठीक है, क्यों, गलत तरीके का लाइफस्टाइल जीना। और हमें वही लाइफस्टाइल जी के लगता है कि हम बहुत माचो मैन हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, ये तो अनपढ़ गवार देहाती हैं। तो भाई नॉर्मल देखो, नॉर्मल मैथमेटिक्स भी बताओ ना, कि कोई 60 साल तक जी रहा है, मान लो उसकी सैलरी 40K है, और कोई 80 साल तक काम कर रहा है, उसकी 40,000 ही के वो कमा रहा है, दोनों वही है, सैलरी में एक ही है। ये 80 साल तक कमाया नहीं, 20 साल इसने ज्यादा पैसे कमाया है। 20 साल में इसने क्या किया होगा, ये बहुत कुछ अपने जो नीचे जनरेशन के लोग हैं उनको वो दे के जा सकते हैं। और देखो सिर्फ पैसा नहीं होता है, अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, अपने लाइफ में उन्होंने क्या अचीव किया, नहीं किया, क्या शॉर्टकमिंग्स रही, क्या गलत चीज़ों का प्रभाव उन पे पड़ा, क्या उन्होंने देखा है इन 80 सालों में, कैसे लोगों में चेंजेस आए हैं, क्या पैटर्न रहा है। देखो हर कोई वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोल देता है, या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, मैं उसको सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप, पहले तो देखो नया नया जब था तो सब लोग विश्वास भी करते थे, अब ऑनलाइन की दुनिया में थोड़ा विश्वास कम गया है, ठीक है, क्योंकि लोग फेंकते ज़्यादा हैं। तो लेकिन ये आपके तो घर के हैं ना, इन्होंने 80 साल देखा है अपने जीवन का, ये आपको सही गाइडेंस देंगे, ये आपको सही चीज़ बताएंगे, ये बताएंगे कैसे कैसे चीज़ें बदली हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इनसे मिलता है। तो लंबा जीना इसके लिए है, ठीक है ना। हो सकता है उम्र के लास्ट पड़ाव पे जो ये 40,000 कमा रहे हैं, अब ये वर्ल्ड टूर पे निकल सकते हैं। ऐसे वर्ल्ड टूर तो पहले ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी इनकी इच्छा बच गई हो वो फुलफिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं बेनिफिट्स ज्यादा जीने का। नेक्स्ट है वुमेन हेल्थ। वुमेन हेल्थ में क्या देखा गया, चाइल्ड सेक्स रेशियो 927 था, यानी ज्यादा था पहले और फिर घट गया, ठीक है। तो हम पहले सुनते थे वही कि वूम में ही अगर लड़की पता चल रही है तो मार देना, ये सब चीजें पहले बहुत हुई है, लेकिन धीरे धीरे अब ये रिड्यूस हो गया है। 3 लाख गर्ल्स बिलो 15 एज वो मैरिड हो जाती थी या ऑलरेडी उनका चाइल्ड है, ऐसा देखा गया है। देखो ये सब थोड़ा पुराना डाटा है, ठीक है ना, नया डाटा क्योंकि सेंसस नहीं हुआ है, सेंसस होगा तो हमारे पास नया डाटा आएगा। तो देखा क्या गया है कि 3 लाख से ज़्यादा जो गर्ल्स हैं वो बिलो 15 साल से उनकी उम्र कम है, तो ये देखा गया या तो शादी हो गई है उनकी, या तो एक बच्चा है।
50% ऑफ द मैरिड वुमेन जिनकी एज 50 से लेकर 49 है हैव अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? आयरन की कमी होती है, ठीक है। इसीलिए उनको खास तौर पे ना इस चीज पे, आयरन वाली चीज पे तो बहुत ध्यान देना चाहिए। कैरेट वगैरह जितनी भी लाल चीजें है ना, टमाटर हो गया, ये सब खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर मंथ वो काफी ज्यादा आयरन लूज कर देती है, ठीक है ना। तो आयरन डेफिशिएंसी देखा गया है बहुत सारे गर्ल्स में, और जो कि कारण है 19% मैटरनल डेथ का, ठीक है ना। तो इसीलिए आयरन की कमी ना होने दें, आप टोमेटो, कैरेट, जो भी लाल दिखने वाली चीजें हैं उनको खाया करें। आयरन सप्लीमेंट्स भी लिया करें अगर फूड से वो नहीं हो पा रहा है। देखो सप्लीमेंट्स की तरफ मैं कभी जाने नहीं बोलूंगा, हमारे पुराने जमाने के लोगों ने कोई सप्लीमेंट नहीं खाया। जो चीज़ हम खा पी के ही अपनी चीज़ों बॉडी में उन चीज़ों को ला सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं है उसके लिए हम कोई टैबलेट्स का, ठीक है। एबॉर्शंस देखे गए हैं, ठीक है। मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी, देखो ये चीज़ तो मैंने महिलाओं से सुना है, वुमेन से सुना है। कितनी सच्चाई है इसको तो मैं नहीं बयां कर सकता। अगर आपके घर में कोई वुमेन है तो उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा बोलती हैं वो लोग, तो नहीं होती है गांव वगैरह में दादियाँ वगैरह टाइप की होती हैं, उनसे मैंने सुना है ये कि अरे फलना जो है ना वो एबॉर्शन करा ली कि लड़की है, ये है, ऐसे है। तो कहा जाता है कि एक एबॉर्शन भी करवाना ना, मतलब कि जो वुमेन की लाइफ है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। यानी अगर वो 70 साल जीने वाली है तो शायद अब 68 ही जिएगी। इस तरीके का उनके बॉडी पे इफेक्ट होता है एबॉर्शंस का, तो एबॉर्शंस ना करवाए जाए। और एक और चीज मैंने जो पढ़ी थी कि स्मोकिंग गर्ल्स में काफी कॉमन हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, डिफॉर्म चाइल्ड काफी पैदा होते हैं, ठीक है। डिफॉर्म चाइल्ड, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, अब मैं ये नहीं कि इस चीज को मैं प्रमोट कर रहा हूं कि आप ड्रिंक अल्कोहल ड्रिंक करें, ऐसा नहीं है। दोनों ही चीजें इंजीरियस टू हेल्थ हैं, बट ड्रिंकिंग फिर भी ठीक है, स्मोकिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफॉर्म चाइल्ड का मतलब समझ रहे हो कि देखो दुख है, मैं ये नहीं मना कर सकता ना कि हाँ कोई वुमन है उनका बच्चा हुआ, फर्स्ट बच्चा हुआ, बच्चा मरा हुआ निकला, मर चुका है पैदा होते ही, वो बुरा लगता है। लेकिन मैंने कहीं सुना है कुछ, मेरा भी एक फ्रेंड है उसके साथ कुछ गलत हो गया था। डिफॉर्म चाइल्ड जब पैदा होगा ना उसको आप मार भी नहीं सकते, है ना, वो तो गलत है। दूसरा चीज, उसको आपको पालना होगा। अब उसका कोई जीवन साथी नहीं होगा, आपको ही उसका हमेशा जिंदगी भर केयर करना होगा। देखो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बड़े बड़े सिटीज में क्या होता है ना, ऐसे बच्चे को फिर बाहर निकाल देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, इधर उधर दे आते हैं, ठीक है। ये सब होता है, आप लोगों को पता नहीं है बस। तो सोचो डिफॉर्म चाइल्ड को, जैसे मान लो मैं ही एक पिता हूं, मैं हूं नहीं मतलब, मान लो मेरा ही ऐसा कोई बच्चा हो डिफॉर्म, तो अब तो मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा, लेकिन मेरे को उसका क्या, मेरे जो भी बच्चे होंगे, लड़का होगी लड़की होगी, सबकी शादी हो जाएगी, सब अपना लाइफ कैरियर एजुकेशन करते रहेंगे, लेकिन ये तो पढ़ेगा भी नहीं, कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा, और हमेशा मेरे को इसको केयर करना होगा। देखो ऐसे बच्चे भी पहले भी हुए हैं, लेकिन आपके इस स्मोकिंग वाले के चक्कर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं गिल्ट भी रहा है कि मेरे कारण ये सब हुआ, तो इसीलिए ये सब नहीं करना चाहिए, गर्ल्स को स्पेशली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो भी हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है उसका क्रिटिकल असेसमेंट करके देखते हैं। क्या देखा गया? इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी कि 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो तो रूरल एरिया में रह रही है, और वहां पे हॉस्पिटल्स कितने हैं? सिर्फ 20% है। तो कहीं ना कहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हमें हॉस्पिटल्स ज़्यादा रूरल एरियाज में रखने चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज आज भी हैं, ठीक है। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है ना। 30% ऑफ द हाउसेज इन अर्बन एरियाज डज नॉट हैव टॉयलेट फैसिलिटी। तो ये देखो वही फिर मैं बता रहा हूँ, पुराना डाटा है, नया डाटा के अकॉर्डिंग चेंजेस काफ़ी आ गए हैं। एटलीस्ट अर्बन एरिया में तो टॉयलेट फैसिलिटीज सबके पास है, रूरल में अभी भी बहुत जगह नहीं है। दूसरी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है, आप कमेंट करके बताओगे, कि जैसे वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो बहुत तरीके के गैसेस भी निकलते हैं, और आप वहीं पे हो, वो भी हमारे नाक में ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है, ऐसा फील होता है कि ये सही नहीं है, ठीक है ना। वेस्ट मटेरियल जो जा रहा है उसमें बहुत तरीके के गैसेज हैं, हार्मफुल गैसेज हैं, वो भी हम इनहेल ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी बैड इफेक्ट शहर के हेल्थ पे मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो असर होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मैन पावर।
इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो खुला वाला जो सिस्टम था अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में। बाद बाकी कॉन्टेक्स्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट से देखोगे तो फिर ये जो रूम के, क्योंकि सेफ्टी प्रिवेसी जो होती है वो इम्पोर्टेंट है। आप कहीं पे भी खुले में जा रहे हो वो सही नहीं है, थोड़ा शर्मनाक लगता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखो तो वो गलत है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने बोला गैसियस वाली चीज़ें, वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ हमारे बॉडी पे हार्म होता होगा। लैक ऑफ मैन पावर, इंडिया प्रोड्यूसेस 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, फिर भी क्या है, ह्यूज शॉर्टेज है। ठीक है ना, डॉक्टर्स की काफी ह्यूज शॉर्टेज है। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मेजर थ्रेट टू लाइफ, स्पेशली चिल्ड्रन। इसीलिए मैं बोलूंगा आपके घर में छोटे भाई बहन है, तीन चार चीज तो उनको एकदम नहीं करना दीजिए। ये जो चॉकलेट्स का क्रेज चला है ना, ये मत खाने दीजिए अगर वो बहुत छोटे हैं। कोई भी ये जो पैकेज्ड फूड है वो मत खाने दीजिए, ये लेज कुरकुरे मत आदत लगवाइए। ये चटपटा 2 सेकेंड 4 सेकेंड या जब 10 मिनट तक खा रहा है उसी टाइम तक बस अच्छा लगता है, बॉडी में इसका कोई अच्छा वो नहीं है। इससे बढ़िया घर में ही वो आलू छिलवा दीजिए, ऊपर सुखवा दीजिए, चिप्स मस्त बन जाता है, वो खिला दीजिए, वो ठीक है। ये सब नहीं, पैकेज्ड फूड एकदम नहीं। शुगर और नमक इस पे ध्यान रखवाइए, ज़्यादा शुगर का कंजप्शन ना करें और ना ज़्यादा सॉल्टी चीज़ों का। ठीक है, और सबसे मेन बात है बैलेंस डाइट। देखो, तुम्हें ये जो चीजें पढ़ाई गई ना, क्लास 6 में ही पढ़ाई गई, और तुम्हारा ये जो ध्यान जाता है ना फिर कब जाता है, जब तुम बीमार होने लगते हो एट द एज ऑफ 30 40, और फिर तुमको डॉक्टर जब समझाता है यही बात, तो तुम बोलते हो यार क्या बात है, डॉक्टर नहीं है ये तो भगवान है। क्यों? तो ये बोल रहे हैं ना कि रोज दाल खाना चाहिए, रोज रोटी लेनी चाहिए, रोटी चावल थोड़ा कम खाना चाहिए। भाई तुमको क्या क्लास 6 में बैलेंस डाइट के बारे में नहीं पढ़ाया गया कि प्रोटीन लेना है, मिनरल्स एंड विटामिन लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं? ये सब नहीं पढ़ाया गया था तुमको? पढ़ाया गया था सर, लेकिन हमें क्या है ना, हमने ये डेफिनेशन भी आया था सर, हमको फुल मार्क्स मिला था। तो नंबर तो मेरा क्लास 6 में 95% था। हाँ वो बात अलग है सर, लाइफ में मैंने अप्लाई नहीं किया, कोशिश करो अप्लाई करने की, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की कमी होती है ना, तो फिर बॉडीज में जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, ये भी तुम पढ़ चुके हो, विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा, विटामिन सी की कमी होगी तो क्या होगी, विटामिन ए का तो बेरी बेरी, ये सब तुमने रट रखा है मुझे पता है। बट अगर इस तरीके से ध्यान दोगे कि नहीं सारे विटामिन, और खाना हमारा इंडियन कम्युनिटी में देखा जाए और हम लोग नॉर्थ के साइड के हैं, बहुत ही वेराइटीज हैं, ठीक है ना, सब मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो बैलेंस डाइट लो। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर नॉट सो सक्सेसफुल। सक्सेसफुल क्यों? क्योंकि वो हैं तो अच्छे, सस्ते में इलाज हो जा रहा है, लेकिन वो उतने ब्रॉडली फैले हुए नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा कोलैबोरेशन हो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का, उससे बहुत लोगों को हेल्प होगी। ठीक है ना, तो ये कोलैबोरेशन जिस दिन हो जाएगा, मेरे को लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, बाद बाकी आपका चैप्टर तो यहीं खत्म हुआ। थैंक्स फॉर शेयरिंग लिख दे रहा हूँ, वॉचिंग क्या, आप लोग हमारे ही बच्चे हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। ठीक है, बाद बाकी आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।